नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम हर्ष कुमार जी से मुखातिब हैं और हर्ष कुमार जी से बात करेंगे हमारे मीडिया के ज़बरदस्त मेल्टडाउन की। और मेल्टडाउन भी कैसा हो रहा है कि लगातार 2-3 दिन से मेल्टडाउन दर मेल्टडाउन होता जा रहा है। एक दिन आरंभ हुआ, वो आपको पता है कि रिजर्वेशन का जजमेंट आया, उसके बाद कुछ मेल्टडाउन हुआ। मीडिया के कुछ लोगों का हुआ, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का हुआ और कुछ बहुत बड़े जिसको कहते हैं बहुजन समर्थकों का हुआ। उसके अगले दिन जो है वो अगले से अगले दिन जो है वो वक्फ एक्ट आ गया। ये समाचार आ गया कि साहब कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होगा। तो उसके बाद फिर और कुछ आने लगा। और अब बांग्लादेश में जब कुछ हुआ तो पता चला कि एक दूसरे तबके के लोग हैं, वो जो है वो खड़े हो गए हैं कि साहब कि नहीं कोई अत्याचार नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए बात करेंगे हर चीज़ से। उसके पहले आपको याद दिला दें कि भाई हमारे 26, 25, 26, 27 तारीख को होने वाले राष्ट्रवादियों के महाकुंभ द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 के रजिस्ट्रेशन जो है वो अब ओपन है। आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया? सीट्स देखिए लिमिटेड हैं क्योंकि बहुत प्रेशर है इस बार। पिछली बार ही बड़ा मुश्किल हो गया था सारे लोगों को अकोमोडेट कर पाना, बहुत सारे लोगों को हमें मना करना पड़ा। तो जितनी तो जल्दी इसमें आप संजय जी रजिस्ट्रेशन सीट्स जो है कराएंगे। वो सेशन वाइज होती हैं इसमें या सीजनल पूरे सीजन की 3 दिन की इस तरह से है इसमें जो अलग लोग अलग है, आना चाहते हैं जी। ऑल 3 डेज का एक ही होता है वैसे। हम्म, लेकिन अगर स्थान हो तो लोग एक दिन भी आके कैटेगरीज, लेकिन वो कैटेगरीज के हिसाब से है, अच्छा कैटेगरीज अलग अलग हैं। तो और आपसे ये भी अनुरोध है कि हमारा जो क्राउड फंडिंग का कार्यक्रम चल रहा है उसमें कृपया कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये पूरा आयोजन होना है, ये समझ लें। जी क्योंकि राइट विंगर्स वालों को स्पॉन्सर स्पॉन्सर करते नहीं लोग, आप जानते हैं। तो जी ये हमारा आप तो कोई कहीं जॉर्ज सोरस भी नहीं है। कोई जोर सोरोस नहीं। तो आइए चलते हैं वैसे विषय पर। जी संजय जी शुरू करते हैं सबसे पहले जो ये बांग्लादेश वाला है इसमें तो पहले मैं एक क्योंकि आप जियो पॉलिटिक्स में बहुत बढ़िया रखते हैं। मैं इसमें जो ये डीप स्टेट वाली थ्योरी है इसमें आप कितना बिलीव करते हैं इसमें जो हुआ है टोटली तो ये डीप स्टेट बांग्लादेश तो एक रियलिटी है, वो कोई फिक्शन का पार्ट नहीं है। डीप स्टेट इज़ अ रियलिटी। और डीप स्टेट के हमने जो एनालिसिस वगैरह की है वो आप देखें, वही लोग हैं। और डीप स्टेट के कई आजकल क्या है कि डीप स्टेट में कुछ फ्रिक्शन हो गया है, उसके दो भाग हो गए हैं। एक अच्छा भाग सोरोस वाला है और दूसरा भाग एक दूसरा वाला है। एक भाग जो है वो भारत से संबंध आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरा भाग जो है वो भारत को घेरना चाहता है। आज की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अभी दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में है और भारत को घेरने का प्रयास अभी भी किए जा रही है। तो हमारे विचार से, मेरे विचार से तो बांग्लादेश में जो हुआ है वो उसी का एक अंग है। जी। और देखिए इंग्लैंड फ्रांस सभी जगह हो रहा है ट्रंप पे हमला। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ एक हम अगर देखें अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखें तो मुझे लगता है कि बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत कुछ हुआ है अभी पिछले एक एक डेढ़ महीने के अंदर ही। और देखिए जी। आज जो जी है बिल्कुल। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि इंग्लैंड मत जाए लोगों को अभी 2 ये घंटे तो बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। मैं अपने सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ, क्योंकि वाकई मैं कहूँ तो ये ब्रिटेन अब जाने वाली जगह नहीं रही है। और लोगों को बिल्कुल जी स्पष्ट बिल्कुल बता देना चाहिए कि ब्रिटेन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और हमसे छोटी इकोनॉमी है। हमको जो है वो ब्रिटेन के प्रति जो वो पुराने हमारे जो औपनिवेशिक काल के जो एक कुछ संस्मरण हैं, कुछ रोमांसेस हैं, उनसे बाहर निकल आना चाहिए। हाँ, और देखिए अब मुझे लगता है कि वो जो लोगों को उस मानसिकता को छोड़ देना चाहिए कि लॉर्ड्स के मैच में लॉर्ड्स में बैठ के मैच देखना या विंबलडन का फाइनल देखना एक स्टेटस सिंबल है। उस मेंटेलिटी से भी बाहर निकलना चाहिए। और तीसरी बात, पेरिस में जो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें देखिए क्या हो रहा है। खिलाड़ियों की बहुत बुरी हालत है। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत बड़ी स्टोरी छापी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कोई फैसिलिटी नहीं है। एसी जो है 40 एसी भारत की सरकार ने भेजे हैं हुँ। कि हमारे खिलाड़ियों को एसी मिले। जिस जिस ये सब गरीब पेरिस देश हो को गए देखिए। जी जी इन्होंने बिल्कुल। बहुत लूटा, लेकिन लूटने से ही सारा जो है वो समृद्धि जो है, लूटी हुई समृद्धि वो कुछ शताब्दियों तक चल सकती है। वो भारत की तरह सनातन नहीं चल सकती। भारत को तो इन्होंने $45 ट्रिलियन लूटा। चलिए विषय पर आते हैं। जी। जी जी
तो आप जरा मेल्ट तो डाउन बताएं, कहाँ से आरंभ करेंगे, किस मेल्ट डाउन से पहले आरंभ करेंगे? ये मेल्ट डाउन मुझे लगता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया वहीं से शुरू करते हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उस दिन सबसे पहला मेल्ट डाउन तो रवीश कुमार का था। रवीश कुमार का ये कहना था कि साहब अभी ये जो इतना लंबा चौड़ा डिसीजन आया है वो इंग्लिश में है, बहुत लंबा कई पेज का लिखा हुआ है और हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, केवल भावार्थ आपको बता रहे हैं। ये मेल्ट डाउन वहां से शुरू होता है और उनका जो भावार्थ था, उनका भावार्थ ये था कि साहब ये फरवरी में हो गया था फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया इसको अगस्त में। तो उसका जो मेन वीडियो का जो उसने पहला वीडियो बनाया इस पे, उसका मेन क्रक्स ये था कि ये फैसला चुनाव से पहले भी दिया जा सकता था और मेरा मेरा मानना है कि उसके मन में यही शरारत रही होगी, चुनाव से पहले आता तो सरकार बड़ी मुसीबत में फंसती कि इस पे क्या स्टैंड लें, क्योंकि अभी तक भी आपने देखा होगा कि मैं तो कांग्रेस सोचता और हूँ उल्टा बीजेपी। होता। उल्टा कैसे? मैं तो सोचता हूँ उल्टा होता, ये जो पूरा का पूरा इन्होंने नैरेटिव चलाया कि संविधान खतरे में है और इनको 400 इसलिए चाहिए कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये सारा नैरेटिव ध्वस्त हो जाता अगर ये चुनाव से पहले आ गया होता निर्णय तो। नहीं तो मैंने 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 तो इस पे जब अपना एनालिसिस किया, पहले जिस दिन ये फैसला आया मैंने 2-3 दिन बाद इस पे एनालिसिस किया, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा समझा समझा। तो मैंने जब इस समय तक सोचा तो मैंने उस दिन वीडियो में जब अपना एनालिसिस किया तो उसमें एक लाइन मेरे मुंह से निकल गई कि हो सकता है 400 पार हो जाता। बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए कि भाई 400 पार कैसे हो जाता, 40 पे आ जाती बीजेपी। मैंने कहा भाई 40 पे बीजेपी कैसे आ जाती आप बताओ। जिन जिन लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है या जिन लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर रही है, जिस वर्ग को, उसने तो वोट ही नहीं दिया इस बार बीजेपी को। ये जो 240 सीटें मिली हैं ये तो हार्ड कोर जो बीजेपी का हिंदू वोटर है, जो बीजेपी को हर हालत में मरकर भी वोट देगा, उनके दम पे बीजेपी जीत के आई है। तो कैसे नहीं, कैसे आप कह रहे हो कि इसमें बीजेपी असहज होगी? और मुझे लगता है तो असहज इसमें सबसे ज्यादा ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, तेजस्वी यादव है, खुद कांग्रेस भी इसमें असहज होगी निश्चित रूप से। और कांग्रेस में देखिए अब तक इस बात को लेकर भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि रेवंत रेड्डी ने तो कह दिया कि हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल से तो किसी ने कोई बात नहीं बोली है इस पे, एक बयान तक नहीं आया। सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा, इनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई ट्वीट कर दें इसे लेके। गवर्नमेंट तो चलिए खैर, गवर्नमेंट तो अजीब स्थिति में फंसी हुई है कि गवर्नमेंट को तो इस पे अपना स्पष्ट कर, जो भी गवर्नमेंट बोलेगी वो एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि ऑफिशियली गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट है। तो मेल्ट डाउन में मैं आपको बताऊं, फिर रवीश कुमार ने एक वीडियो ढूंढ के निकाला मोदी जी का, तेलंगाना के जो विधानसभा चुनाव चल रहे थे उसमें प्रचार। वो जो क्या नाम है उसका, नेता का नाम भूल गया मैं, कृष्णा क्या नाम है, वो जो साउथ का, वो मडिगा जाति वाला जो है, मडिगा जाति वाला जो है वो, तो उसकी रैली में थे और वो मंच पे उसे बुला रखा था इन्होंने। तो उसमें मोदी जी ने कुछ बात कही कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी जो मांगे हैं आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है उसका हम समर्थन करेंगे। तो रवीश कुमार ने ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि मोदी जी पहले से ही चाहते थे कि इस तरह से सब कैटेगरीज बने एससी एसटी में, और डी वाई चंद्रचूड़ और मोदी जी एक लाइन पे चल, ये उसने नैरेटिव ये बिल्डअप तो फिर करने की चंद्रचूड़ को कोशिश पहले कर देना चाहिए था। की। देखिए, जी ये भाई। जो लोग भी कह रहे हैं कि 40 पे आ जाती, वो बिल्कुल हाँ गलत हाँ, है और आपका बिल्कुल। आकलन 400 पहुंच जाती तो वो बिल्कुल सही है। मैं जी आपको जी, कुछ आंकड़े देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये आंकड़े बिहार से संबंधित हैं, क्योंकि बिहार ने क्या किया था, बिहार ने ये जो पूरा रिजर्वेशन था इसको शुरू से ही 2 भागों में बाँट दिया था। इन्होंने एक जस्टिस गुरनाम आयोग बनाया था और जस्टिस गुरनाम आयोग ने 1992 में रिपोर्ट दी थी। उन्होंने ये जो 2 श्रेणी बनाई थी, एक पहली जाति बनाई थी उन्होंने चमार, दूसरी बनाई थी धानक, वाल्मीकि, खटिक सहित 36 जातियाँ। उसमें प्रथम श्रेणी में जो टोटल प्रथम श्रेणी के जो 152 पद थे, उसमें से 126 कैटेगरी 1 वाले ले गए थे और केवल 26 कैटेगरी 2 वालों को मिली थी। और आपके क्लास 2 की जो पोस्टें थी, उसमें टोटल 399 पोस्ट में 368 कैटेगरी 1 वाले ले गए और 31 कैटेगरी 2 वालों को मिली। और इसी तरह से क्लास 3 में तो कोई 18,000 कुछ पोस्टें थी, जिसमें से 16,608 ये कैटेगरी 1 में गई और 1846 कैटेगरी 2 में गई। इस रिपोर्ट के बाद
9 नवंबर 1994 को बिहार में 2 कैटेगरीज करके आरक्षण लागू कर दिया गया। 2 आरक्षण करके जब लागू कर दिया गया तो आप ये देखें कि प्रथम श्रेणी में जो आई उसमें कैटेगरी 1 में 36 1994 से लेके फिर आगे जुलाई 2006 तक प्रथम श्रेणी में 36 और 37, सेकंड कैटेगरी में 37। देख रहे हैं आप। क्लास 2 में कैटेगरी 1 में 385, कैटेगरी 2 में 385, फिर क्लास 3 में 5776 कैटेगरी 1 में, फिर 6018 कैटेगरी 3 में। ठीक है साहब। इसके बाद क्या होता है कि 2004 में ईवी चन्नैया वाला जजमेंट आता है और ईवी चन्नैया वाले जजमेंट में ये कहा जाता है कि आप इसका कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। तो उसी बेसिस पे बिहार वाले भी जाते हैं कैटेगरी 1 वाले, और वहाँ भी जो रिजर्वेशन है वो जो कैटेगरीज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर जुलाई 2006 में समाप्त करने के बाद की स्थिति है, ये इन्होंने कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज की दी है। लेक्चरर कैटेगरी 1 72, कैटेगरी 2 12, वापस वहीं आ गया। हाँ, वही पुराने वो 90s वाला पहुंच गया। वायरलेस ऑपरेटर कैटेगरी 1 70, कैटेगरी 2 8। असिस्टेंट इंजीनियर कैटेगरी 1 64, कैटेगरी 2 6। इंजीनियर कैटेगरी 1 42, कैटेगरी 2 5। डेंटिस्ट कैटेगरी 1 32, कैटेगरी 2 4। फील्ड इंस्पेक्टर 28 and 6। इंस्पेक्टर 16 and 3। ये स्थिति जो है ये असली स्थिति है। तो आप बताइए 400 जाति या कि 40 जाति? देखिए, सबसे पहले तो काम यही होता है कि जो आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव था, जातीय जनगणना वाला कहानी थी, संविधान खतरे में है, वो सबके सब ढेर हो जाने थे। मेरा तो मानना वो है तो ध्वस्त हो जाता बिल्कुल पूरी तरह से। केवल एक बयान देने की जरूरत थी मोदी जी को, केवल एक बयान देने की जरूरत थी। दरअसल क्या है प्रॉब्लम के बीजेपी वाले अपना जो वोटर है उसे एड्रेस नहीं करते, चक्करों में फंसे रहते हैं इधर उधर। अपने वोटर को आप एड्रेस करें और बिल्कुल सही बात कहें, जो आपके मन में है वो बात कह दें। तो वो बात मुझे लगता है कि अभी तो खैर चलिए, अब तो खैर परिस्थितियां दूसरी हैं, चुनाव हो चुके हैं और अभी इसमें पता नहीं क्या क्या होगा, पुनर्विचार याचिका लगेगी, क्या होगा, ये भी तो समय लगने वाला है इसमें। लेकिन जो मेल्ट डाउन वालों पे आते हैं वापस, तो मेल्ट डाउन वाले ये स्टैब्लिश करने की अब कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनका जो सेलेक्टिव मेल्ट डाउन है ना, ये मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता है सबसे, कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट 370 पे कुछ कह दे, बोल दे, तो चंद्रचूड़ जो है वो इनके साथ मिले हुए हैं, सरकार के साथ मिले हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे अगर सरकार से कह दे कि सबकी डिटेल डाल लो, हाँ अब ठीक किया ना, अब कान पकड़ा है सरकार का, जबकि उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा। चुनाव के नतीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, किसी भी मुद्दे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट का किसी प्रकार के नैरेटिव पर एकदम डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। वो तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनका इंप्लीमेंटेशन है, उसके बाद अगर कुछ इसका निकल के आए तो दूसरी बातें हैं। तो ये इस तरह का मेल्ट डाउन करने की कोशिश की है और कुछ लोग तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं। द वायर वाले, SC ST वाले इस मामले पे कुछ नहीं कर पा रहे। अजीत अंजुम मैदान छोड़ के पहाड़ों में भाग गया है घूमने के लिए, 4 दिन से अच्छा। वीडियो नहीं बना रहा। अजीत अंजुम अजीत अंजुम के एक पत्रकार मित्र रहते हैं उत्तराखंड में, कहा रामगढ़ वामगढ़ में, तो वो हाँ तो वो है ना, वो राय साहब अमरीश कुमार है, अमरीश अमरीश कुमार है कुमार नहीं, जी वो रहते हैं। राय साहब भी तो रहते हैं वहाँ नहीं पे। नहीं, एक वो राम अमरीश कुमार रहते हैं वहां पे, तो वो उनके पास भाग गया है। तो उसके तो यही होता है, मैदान छोड़ के भाग गया है। वो एक नीलू व्यास है, वो जो सत्य हिंदी से आई थी, उसके वो डिबेट विबेट करती रहती है 2-4 लोगों के साथ। तो इस मुद्दे पर देखिए, मुझे लगता है कि वो बड़ा जितना भी ये लेफ्ट लिबरल जितने वो हैं पत्रकार, ये बड़ा कॉन्शियस है और बड़ा एकदम फूंक सेफ फूंक खेल के रहे हैं, कदम रख, जी बिल्कुल, और बड़ा फूंक सेफ फूंक के खेल रहे हैं। कदम रख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम, क्योंकि अभी तक देखिए, अभी जो इनके आका हैं उनकी तरफ से तो कोई आया नहीं है इसमें। अभी ये जो कांग्रेस वाली लॉबी है, ये भी अब सारे लेफ्टिस्ट ही हो गए हैं। अभी इन्होंने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया, तो उस पर वीडियो बनाए भी तो किस तरह से बनाए?
अभी तो सिर्फ इसी पे बना सकते हैं कि इसके फैसले के बाद सरकार असहज है, लेकिन इस पे विपक्षी दलों का क्या स्टैंड है। और देखिए, मायावती ने खुल के बोल दिया, मायावती तो खुल के सामने आई है। मायावती को तो मौका मिल गया, उसने तो खुलेआम कह दिया कि ये जो उसका है जाटा वोट उसके पास जो भी निकला था वो सारा वापस आ गया। हाँ, तो मायावती ने खुल के कह दिया। और ये आप ये समझिए कि अखिलेश यादव जैसे लोग अगर इस पे संभल रहे हैं और कुछ भी खुल के कहने से डर रहे हैं, तो आप इनकी सोचिए, इनकी मूर्खता है। दलित वोट बैंक इनका है ही नहीं। क्या इन्हें कोई दलित वोट देता है? इस बार तो इत्तेफाक से मिल गया, और वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस इनके साथ थी। एक नैरेटिव बना कि वो संविधान वाला, आरक्षण हटाने वाला, तो इसलिए वोट मिल गया इस बार। और ये सोच रहे हैं कि ये परमानेंट वोट हमारी तरफ आ गया। अभी आप देख लेना उपचुनाव में दलित वोट कहां जाएगा, फिर पता लग जाएगा इनको सारी की सारी चीज। अब उपचुनाव की बात आपने की तो भाई आज तो समाचार आया है कि 5 लोगों में 2-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बांट दी गई हैं और योगी आदित्यनाथ ने स्वयं के जिम्मे मिल्कीपुर और कटहरी बगल की तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि तो मिल की पूरी जीतनी है उन्हें। नहीं वो और वहां मैंने से आपको कहा था कि वो कटहरी कैंडिडेट भी भी जीत फाइनल है सकते हैं। वहां से। जी जी, कैंडिडेट भी फाइनल है, वही बाबा बालकनाथ ही लड़ेंगे तो वहां से। नहीं बाबा बालकनाथ नहीं, कुछ और नाम है उनका। जी जी जी, नहीं नहीं, वो बाबा बालकनाथ के नाम को लेकर सहमति, वो भी पासी है भाई का। हाँ अभी हाँ इससे पहले विधायक थे वो वहां से, 17 में विधायक थे बाबा बालकनाथ। ये अभी 22 में जीता है ये अवधेश, उससे पहले रहा है ये विधायक। तो वो भी पासी समुदाय से आते बालकनाथ, इसे लेके वो तो तो स्टोरी रिजर्व भी छप चुकी है। वो हाँ तो जी, रिजर्व रिजर्व सीट सीट है ही वो। है। हाँ, रिजर्व सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर रिजर्व सीट है। तो इसमें तो स्टोरी छप चुकी है बाकायदा दिल्ली में अखबारों में। पासी वर्सेस पासी। बीजेपी ने ये तय कर लिया है, बाबा बालकनाथ का टिकट इसमें रिपीट होगा, वो पहले रह चुके हैं यहाँ से। हाँ यहाँ से तो बाबा गोरखनाथ नाम है उनका, बालकनाथ नहीं। वो सॉरी, वो हाँ, वो आपके वहां का उनका नाम ले रहा हूँ मैं। वो क्या नाम है आपके, ये आपके यहाँ के हैं बाबा बालकनाथ, तो क्या नाम था उनका? हाँ वो जो वो बालकनाथ तो हवा महल वाली हमारे, सीट वाले ना। नहीं वो हवा तो महल। बाल मुकुंदा, वो तो बाल अच्छा अच्छा, मुकुंदाचार्य हैं। एक बाबा है तो बालकनाथ आपके। तो हाँ वो जीते ना, वो तिजारा से जीते हैं, जो पहले जी जी अलवर जी के जी, सांसद हाँ थे। हाँ वो नहीं, वो बाबा गोरखनाथ, वो शायद शायद सही कह रहे हैं आप। उनका उनका नाम नाम है कुछ और बाबा ही है। गोरखनाथ, बाबा जी जी गोरखनाथ जी नाम जी, है। हाँ हाँ हाँ, तो वो पासी समुदाय से ही आते हैं, तो उनको वहां से कैंडिडेट फाइनल कर दिया गया। और योगी जी ने वो सीट इसलिए रखी हुई है। अब गोरखनाथ गोरखपुर आप सब समझ ही रहे हैं कि कनेक्शन कहाँ से जुड़ जा रहा है। हाँ और उसके बगल की सीट जो है, आप जी समझिए बगल की सीट जिसका नाम है कटहरी, अंबेडकर नगर जिले की सीट है कटहरी, वो भी योगी आदित्यनाथ के जिम्मे आई है। और फूलपुर और मझवा की सीट जो है वो गई है इनके जिम्मे, हमारे केशव प्रसाद मौर्य के। वो ठीक करा है कि फूलपुर वाली तो दी ने। और भूपेंद्र चौधरी के जिम्मे गई है आपके मीरापुर वाली। मीरापुर और ये कुंदरकी, हाँ, ये इधर वेस्ट यूपी वाली। संभल वाली। हम्म, और हम्म। सबसे कठिन जो मिला है वो मिला है ब्रजेश पाठक को। उनको मिली कौन है सी ब्रजेश करहल, पाठक को कौन सी मिली? करहल और करल। सीसामऊ। अच्छा, ये तो सबसे मुश्किल है, लेकिन करहल और सीसामऊ, वो भी नहीं मुस्लिम बाहुल्य है। नहीं, वो ठीक ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें जीत हार तो चलती रहती है, प्रयास करने चाहिए, डिप्टी सीएम है। धर्मपाल जी है संगठन महामंत्री, उनको तो आसान दी गई है, खैर और गाजियाबाद सदर। गाजियाबाद सदर में तो कुछ करना ही नहीं है। हम्म। जी, तो तो ये वहाँ है मिल्कीपुर पे बाकी। बिल्कुल सही, योगी जी ने एकदम सही स्टैंड लिया है। मिल्कीपुर अपने पास रखी है। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि इसमें नैरेटिव इस बार केवल मिल्कीपुर से ही बनने वाला है। इन 10 में से बाकी 9 पे नतीजे क्या आएंगे उससे मतलब नहीं है। मिल्कीपुर से क्या नतीजा आएगा, सबका फोकस उसी पे रहने वाला है, चर्चाएं उसी पे होंगी, डिबेट्स उसी पे होंगी, आप देखिएगा। और केशव प्रसाद मौर्य के लिए समस्या हो गई है कि फूलपुर में कुछ भी ऊंच नीच हुआ है यार तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फूलपुर और मझवा ये दोनों इनकी सीटें हैं। फूलपुर से तो सांसद थे जब ये डिप्टी सीएम बने थे। हाँ वो तो मैं ये कह रहा हूँ, जो हम्म, भाजपा की सीटें हैं वो है फूलपुर, हम्म, मझवा और आपके गाजियाबाद सदर। हम्म। नहीं फूलपुर, खैर और गाजियाबाद सदर,
मझवा निषाद पार्टी की है और और मीरापुर आरएलडी की है, आरएलडी की है। आरएलडी की। जी, जी। ये इनकी स्थिति है। तो सबसे ज्यादा मेल्टडाउन किसी का हुआ है तो वो एक हमारे मिस्टर दिलीप मंडल है, उनका हुआ है। आपने देखा होगा। वो जी, जी, पता नहीं मैंने क्यों आपका जो है वीडियो भी देखा। जी, जी, वो जी। वो 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 पता नहीं क्यों पतला हुआ जा रहा है, दुबला हुआ जा रहा है और तो और जो तरह तरह के बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। कह रहा है कि दिलीप मंडल साहब का तो सीधा जो है एक ही उससे जो है निकल के आया है कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है ब्राह्मण है और उनकी सोच ब्राह्मणवादी है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो अपने कॉलेजियम को तो लागू नहीं करना चाहते और एससी एसटीज के अधिकारों पर जो है वो उन पर हमला बोल रहे हैं। मैंने दिलीप मंडल से 20 बार पूछ लिया कि भैया जस्टिस गवई के बारे में भी तो कुछ बोल। हाँ, सही बात है। जस्टिस गवई ने तो बहुत ज्यादा खुले शब्दों में कहा है। सबसे बिल्कुल सही सबसे बात। तगड़ा तो जस्टिस गवई ने ही बोला है और वो जी, जस्टिस पंकज मित्तल के बारे में एक शब्द नहीं बोला जिन्होंने आपके क्रीमी लेयर वाला जजमेंट दिया है। क्यों? जी। क्योंकि वो भी वो भी बढ़िया है दिलीप मंडल। तो पंकज मित्तल के खिलाफ क्यों बोले? तो न जस्टिस गवई के खिलाफ बोले, न जस्टिस पंकज मित्तल के खिलाफ बोले, न जस्टिस विक्रमनाथ के खिलाफ बोले। देखो आप। नहीं, लेकिन संजय जी आप लेकिन बोल किसके खिलाफ रहा है? चंद्रचूड़ के खिलाफ। हाँ, लेकिन ये मेल्ट डाउन क्यों हुआ है दिलीप मंडल का? नहीं, मुझे क्या तो लग रहा लगता है है वो मतलब? जो भी लोग जो है जिनसे भी मैंने पूछा है वो कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा अपॉर्चुनिस्ट आदमी है और ये अपने आप को रखना चाहता है फ्रंट में, अपनी रीच बढ़ाना चाहता है और रीच बढ़ा के एक फायदे लेना चाहता है। अब इसकी जो वाइफ है वो स्वयं ब्राह्मण है, ये स्वयं बनिया है, सवर्ण है, भले ही ओबीसी में ले लिया गया हो। कई तो स्थानों में जो है वो कई सारे ब्राह्मणों की जातियां भी सवर्णों में, तो उससे वो उसमें ओबीसी में है, तो उससे ये थोड़ी हो गया कि वो सवर्ण नहीं रहे। भाई गिरी गोस्वामी जो है वो कई स्टेट्स में है, ओबीसी में आते हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं रहे, सवर्ण नहीं रहे। तो ये जो बढ़िया है, ये सब लोग पूछते हैं, अपनी जात नहीं बताता। मैंने पूरी चारों तरफ खुला कर दिया है और दिलीप मंडल की अगर हिम्मत हो तो इसको जो है खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि आके इसको डिनाई करे कि वो स्वयं बढ़िया और उसकी वाइफ ब्राह्मण है और उसके बाद जो है वो वीपी सिंह की तरह ओबीसी का लीडर बनना चाहता है या राहुल गांधी की तरह। न नहीं, राहुल नहीं, गांधी बन पाएंगे, न कभी वीपी सिंह बन पाए। नहीं संजय जी, मुझे लगता है कि जैसे ओबीसी का नेता बनना हो चाहे एसटी का नेता बनना हो, अगर आप उसी बिरादरी से नहीं आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। वो ठीक है, मायावती को लोग इसलिए मानते हैं, मायावती खुद दलित है, या चिराग पासवान को इसलिए मानते हैं या रामविलास पासवान को मानते थे। तो वो जब अगर आप उससे बिलोंग नहीं करते आपको नेता नहीं मानेंगे। आप देखिए चंद्रशेखर आजाद कितना लेट आया और बन गया, 5 साल के अंदर ही सांसद बन गया। तो वो इतना आसान नहीं है ऐसा कर पाना, केवल एक नैरेटिव बनाने से कि और सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ने से इससे कुछ नहीं होता है। पब्लिक इन चीजों को नहीं मानती है, जनता का जुड़ाव उसी से होता है, उन्हें लगता है कि हाँ ये हमारे बीच का ही आदमी है, हमारे बीच से निकल के वहां गया है, तभी सब चीजें निकल जाते हैं। मायावती ने भी चंद्रशेखर आजाद की तरह जीरो से ही शुरू किया था, साइकिलों पे घूमती थी इधर सारे वेस्ट यूपी में। शुरुआत में आपको याद होगा 80s में साइकिल पे घूम घूम के प्रचार किया करती थी। शामली कैराना पहला चुनाव उधर से ही लड़ी थी। तो ये उस तरह से तो नहीं होता। अगर आपके नाम के साथ अगर आपके नाम के साथ अम्बेडकर जुड़ा हुआ है तो अम्बेडकरवादी हैं। अब सोशल मीडिया पर लिखने से थोड़ी आप अम्बेडकरवादी हो जाएंगे। लोग प्रकाश अम्बेडकर को मानेंगे, इन्हें कैसे मान लें? हाँ नहीं, प्रकाश अंबेडकर का भी मेल्टडाउन हुआ है। अच्छा, उनका क्या मेल डाउन हम्म, हुआ? वही वो अरे तो भाई कह रहे होंगे इस उनकी पे पुनर्विचार वो करने के लिए। नहीं, वो तो उनको तो समस्या है ना। उनकी जो महार जाति है, महार जाति ने सारा सबसे वहां पर ज्यादा जो फायदा उन्हें मिला है वहां पे महाराष्ट्र में, तो कैप्चर कर सही रखा बात है। है पूरा का बिल्कुल पूरा, बिल्कुल। हम्म, पूरा वही कैप्चर कर यादवों वाली रखा है। और पासवान वाली कहानी है उनकी। हाँ, इसी तरह से आप चिराग पासवान भी बोले, हालांकि वो बहुत संयत स्वर में बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन लेके जाएंगे, लेकिन उनको भी वही समस्या है क्योंकि उनकी पासवान जाति भी जो है वो बेनिफिशियरी है इसकी, नंबर 2 पे वही बेनिफिट उठाते हैं।
नहीं तो इसमें संजय जी फिर वो लीगल वो क्या बनता है इसमें रिव्यू पिटीशन कौन कौन डाल सकता देखिए, रिव्यू पिटीशन जो है ना, एक बहुत बड़ा भ्रमजाल है। रिव्यू पिटीशन की जो जो लीगल स्थिति है कि वो रिव्यू में केवल यह देखा जाता है कि क्या कोई फैक्ट की गलती तो नहीं है, वो उसमें फैक्ट आप लॉ नहीं पकड़े देखा उसमें? जाता। हाँ, क्योंकि आपने कोई फैक्चुअल एरर कर दी है, जिसको बोलते हैं अच्छा अच्छा। एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड में जो अंकित है उसमें के किसी फैक्ट की गलती तो नहीं हो गई, उस फैक्ट को एरर चेक ऑफ, करने के लिए, उसे रिव्यू या, करने के लिए। और जो लॉ है वो साफ साफ कहता है रिव्यू इज नॉट एन अपील, रिव्यू इज नॉट एन अपील। तो रिव्यू का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। ये तो मैंने इसके ऊपर एक बड़ा जजमेंट लिखा था जब मैं रेवेन्यू बोर्ड में था, बड़ा फेमस अच्छा। जजमेंट हुआ था, रिपोर्ट हुआ था। तो रिव्यू इज नॉट एन अपील, ये स्थिति है। तो इसलिए रिव्यू से कुछ नहीं होने वाला। रिव्यू तो ओपन कोर्ट में सुना भी नहीं जाता है। अब मुझे लगता रिव्यू नहीं तो क्योंकि इसमें टेक्निकल वो चीज होगी। आप देखें ना, फरवरी से लेकर अगस्त तक फैसला आया है, 7 महीने लिखने में लगाए हैं उन्होंने। मुझे नहीं लगता, उन्हें भी पता होगा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें, और सरकार को बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी भी देनी होगी इन्हें। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ इस तरह का एरर होगा, क्लैरिटी होगी। काफी लंबा चौड़ा लिखा गया। बिल्कुल सही है। तो इनके जो मेल्टडाउन है वो, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि बहुत म्यूटेड हैं। यानी कि अगर सोशल मीडिया में दिलीप मंडल को छोड़ दिया जाए और दो चार जो हैं इस तरह के लोग जो हैं उछल कूद कर रहे हैं, और मायावती और चंद्रशेखर और इस तरह प्रकाश अंबेडकर, और आप ये देखिए कि साउथ में किसी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया है इसका। तो उन्होंने तो सबसे पहले किया, स्टालिन ने तो सबसे पहले इसका स्वागत कर दिया। स्टालिन ने, स्टालिन ने रेवंत कर दिया, रेड्डी ने कर रेवंत दिया, रेड्डी ने, चंद्रबाबू सिद्धरमैया, नायडू ने, शायद सिद्धरमैया का सिद्धरमैया भी ने, पॉजिटिव ही आया। सीपीआई सीपीएम ने कर दिया। हाँ। और आज तो आरएसएस का भी छप गया, आरएसएस ने भी इसका स्वागत कर दिया। आरएसएस का कोई आर्टिकल वगैरह है? आज मैं देख रहा था आरएसएस का रिपोर्टिंग आई है कि आरएसएस ने इसका स्वागत किया। बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि अब आरएसएस अगर स्वागत कर रही है तो सरकार भी इसी लाइन पे ही चलेगी, थोड़ा सा समय सरकार बाद ने सही। तो कोर्ट में, सरकार ने तो कोर्ट में इसके फेवर में ही बोला ना। हम्म। हाँ, एक तरह से सरकार ने सरकार तो कोर्ट फेवर में ही में, फेवर में सही बोला। बात। अच्छा, पंजाब सरकार ने तो पहले से ही कर रखा है। हाँ। पंजाब सरकार की तो ये एसएलपी थी, ये सिविल अपील थी कोर्ट में यहाँ पर। तो ये स्थिति है। तो ये जो मेल्ट डाउन है ये तो फिजल आउट हो गया मुझे लगता है। लेकिन जो दूसरा जो वक्फ वाला है वो अभी भी चल रहा है। नहीं, वक्त वाला तो इसलिए चल रहा है ना संजय जी, अभी कुछ आया नहीं ना इसमें निकल के। सबको लग रहा था कि आज आएगा, सोमवार में आएगा, मंगलवार में आएगा, आ नहीं रहा ना इसे, और खबर लीक हो गया। मुझे तो लगता है कि ये जो खबर इस तरह से चलाई गई है, ये ये भी खबर तो एक प्री जानबूझ के प्लान लीक है की गई, जानबूझ जी। के लीक की गई। और देखिए आप संजय जी, कितना बढ़िया कनेक्शन जुड़ रहा है। अभी नजूल की जमीन को लेके योगी जी लेके आए वहां पे, और वो जो है सिलेक्ट कमेटी के पास भिजवा दिया उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, योगी जी ने, कि भैया भूपेंद्र चौधरी से विरोध करवा दिया वहां विधान परिषद में, और उसे जो है सिलेक्ट कमेटी को भिजवा दिया। और वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीनें ये नजूल की हैं, यूपी की तो अगर मैं बात करूं, बाकी तो शायद पता नहीं कहां कहां क्या हिसाब किताब है। तो मुझे लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक जो है तैयारी हो रही है पूरी तरीके से, और कभी भी आए बिल्कुल। ये जी। हाँ, लेकिन हमारा ओवैसी जो है वो मेल्ट डाउन मोड में है, और कई सारे मुल्ला मौलाना जो है वो मेल्ट डाउन मोड में है। ये तो रहेंगे ना। उर्दू अब आप प्रेस, उर्दू प्रेस जो है वो पूरी मेल्ट डाउन मोड में है। जी जी, हो सकता है कि उर्दू प्रेस वालों ने जहां प्रेस लगाई हो वो जमीन भी जो है नजूल की और वक्फ की हो। और यूपी में तो देखिए मेल्ट डाउन की और भी चीजें हैं। यूपी में तो मेल्ट डाउन बीजेपी के अंदर हो रहा है। यूपी में जो नजूल वाला मामला हुआ है, सिद्धार्थ नाथ सिंह और वो जो वहां का हर्ष क्या है वाजपेयी, वो वहां का विधायक है, वहां पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। प्रयागराज में तो बता रहे हैं कि 50,000 फैमिलीज पे डायरेक्ट असर पड़ेगा अगर वो जमीनें वापस ली जाती हैं। इन्होंने कॉलोनियां कटवा रखी हैं, और कई इसमें जो है खासतौर से वैश्य समाज के लोग इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस में,
जिन्होंने वक्फ के साथ मिलके जो है इन जमीनों पे अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, इन पे कॉलोनियां काटी हैं, इन पे मार्केट खड़े किए हैं, पब्लिक स्कूल बने हुए हैं। ये स्थिति है। बस स्टैंड चल रहे हैं इनके ऊपर, प्राइवेट बस स्टैंड जो पहले हुआ करते थे, सारे के सारे जो है वो नजूल की जमीनों पे चल रहे थे। तो मेल्ट डाउन तो उससे होगा ही, लेकिन वक्फ वाले का जो है आना चाहिए। और जो ये खबर आई है कि 40 उसमें अमेंडमेंट्स हो रहे जा रहे हैं, तो ये तो 40 तो आप समझ सकते हैं कि फिर बिल्कुल ऊपर ही हो जाएगा मामला। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसे खत्म ही क्यों नहीं कर देते वक्फ बोर्ड को। इस पे आपकी क्या राय है कि अगर इसे खत्म कर दें तो? देखिए, वक्फ क्या है? वक्फ जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से निकलता है। ये तो शरिया के हिसाब से अदरवाइज चलते हैं जी। मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूँ ना, वक्फ क्या है? वक्फ एक फॉर्म ऑफ चैरिटी है। हाँ, तो जब अलग से चैरिटी एंड ट्रस्ट एक्ट बने हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में बने हुए हैं, एक सेंट्रल एक्ट भी है, ट्रस्ट एंड चैरिटी एक्ट है, तो भाई वो चैरिटी और ट्रस्ट के अंदर क्यों नहीं वो डील हो सकते? ऐसी क्या खास बात है जो उसको वक्फ एक्ट अलग से बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी? क्रिश्चियंस के लिए और हिंदूज़ के लिए कोई अलग एक्ट तो है नहीं, चैरिटीज़ एंड ट्रस्ट एक्ट्स हैं सारे के सारे। चैरिटीज़ एक्ट जो है उनके अंतर्गत जो भी हिंदू चैरिटीज़ है वो उसके अंतर्गत शासित होती है, क्रिश्चियन चैरिटीज़ उनके अंदर शासित होती है। तो मुस्लिम चैरिटीज़ जो है उनके लिए वक्फ एक्ट क्यों अलग बनाया गया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि साहब कि ये मुस्लिम चैरिटीज़ या जो वक्फ है, इनको स्पेशल पावर्स क्यों दी गई हैं? चैलेंज मुतवल्ली नहीं जो कर है वो सकते पब्लिक कोर्ट में सर्वेंट होगा, जी। इनको कोर्ट की पावर क्यों होगी? हम्म। इनको बिना नोटिस दिए सर्वे करने की पावर क्यों है? इनके वक्फ की डेफिनेशन जो है वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से क्यों है? ये प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है। चलने ये वाला मैं ये मेल्ट डाउन मुझे लगता है कि तगड़ा होगा। अभी यूपी वाले से तो नहीं हुआ, लेकिन वक्फ वाला अगर आता है, और मुझे लगता है कि देर नहीं करनी चाहिए, पार्लियामेंट के इसी सेशन में आ जाना चाहिए। इस पे ज्यादा फीडबैक लेने की जरूरत है नहीं। और मुझे लगता है कि अगर इस बारे में कोई बात चली होगी तो निश्चित रूप से उस पर तैयारी हो चुकी होगी, पूरा उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका होगा। ऐसे नहीं है कि हवा में केवल खबर उड़ा दी गई है, नहीं, इसकी नहीं, 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 ड्राफ्टिंग ये पूरी। तो समाचार ये है कि कैबिनेट ने पास किया उसको। नहीं, अभी इस तरह की खबर कहाँ, इसकी पुष्टि कहाँ हाँ, हुई है? हाँ, यही तो है कि फ्राइडे को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें जो अमेंडमेंट का नहीं, जो ड्राफ्ट यही है मैं कह रहा हूँ कि उसको अभी पास उसका कर ड्राफ्ट दिया। वो जो है उसका वो पता नहीं लगा लोगों को, कौन 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 से बिंदु है, वो तो तो पार्लियामेंट में आएगा तो पता लगेगा देखिए, ना। पता तो तब लगेगा जब वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि उसके हाँ, पहले तो उसको ये उनकी लीगल अभी तो बाइंडिंग है अटकल कि ही है इसको कि इसमें कॉन्फिडेंशियल ये हो रखें। सकता है, इसमें ये हो सकता है, अभी तो सब कोई अंदाजे अटकल नहीं लगा। है, सब लीक किए गए हैं, सारी की सारी चीजें लीक की गई हैं। फीडबैक फीडबैक भी तो लेना होता है। अब देखिए, उर्दू टाइम्स क्या कह रहा है? उर्दू टाइम्स कह रहा है कि साहब कि ये जो है वो मुस्लिम एंडाउमेंट्स हैं, यानी यानी कि जो मुस्लिम चैरिटीज़ हैं, सपोज टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिटीज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। तो भाई ये काम जो है ये तो ट्रस्ट एक्ट में भी किया जा सकता है, चैरिटीज एक्ट में भी किया जा सकता है, हम्म। इसके लिए वक्फ एक्ट की क्या ज़रूरत है? तो ये वो बात है। देखिए, ये जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ ये कहता है कि दुनिया की सारी ज़मीन पर अल्लाह का हक है। हाँ, हाँ, वो तो है। हमें ये कुरान में, कुरान 7.128 नोट कर लें। जो भी जिसको भी किसी को डाउट हो तो वो कृपया गूगल कर लें, कुरान 7.128। तो ये पूरी ज़मीन जो है वो सब अल्लाह की है, तो उस पर अल्लाह के बंदों का ही हक होता है, एक बात। दूसरी बात जो है वो इनका ही एक इसका सब्सिडियरी जो बना हुआ है कि साहब कि एक बार यदि कोई कंट्री दारुल खिलाफा में चली गई, दारुल खिलाफा का मतलब है कि उसके ऊपर इस्लामिक रूल हो गया, तो वो पूरी की पूरी वक्फ की ज़मीन हो जाती है, और इसलिए उसको रिक्लेम करना जो है वो एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। और इसी ये आधार पे यहाँ कानून बनाया गया है इसे लेके, बिल्कुल, कि और आप उसी किसी के की हिसाब प्रॉपर्टी को से चैलेंज नहीं कर सकते, हमारे सिर्फ ये नेहरू जी चैलेंज ने कर सकते हैं। सबसे पहले वक्फ एक्ट बना 1913 में।
अंग्रेजों के समय लेकिन में। अंग्रेजों ने वो केवल मुसलमानों की संपत्ति और मुसलमानों के लिए वहीं तक लिमिटेड रखा उसको। आपस में लड़ते झगड़ते रहो, किसी को कोई और मतलब नहीं। लेकिन हमारे नेहरू जी जब आए 1954 में, तो उन्होंने उसका स्कोप इतना बढ़ा दिया कि जितने भी मुसलमान यहाँ से भागे थे और जिनकी संपत्तियां जो थी वो सरकार में चली गई थी, वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत, वो शत्रु सब जो है वो संपत्ति। पंजाब हरियाणा में देख लीजिए आप, वो सब इन लोगों को वापस कर दी वक्फ कर करके। तो हमारे नेहरू जी का तो मामला अलग ही था ना। लहर तो फिर लहर लहराए नेहरू। 2013 में जो संशोधन हुए इसमें, 2013 वाले भी बड़े अच्छा, इम्पोर्टेंट। 2013 में तो पहले ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया था कि भैया ये जो है इसमें एक शब्द था पर्सन हैविंग इंटरेस्ट, तो पर्सन हैविंग इंटरेस्ट मुसलमान ही हो सकता है, ये उन्होंने कर दिया था। तो उसको चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया एनी पर्सन एग्रीव्ड। असल में उस समय लग रहा बस यही होगा ना कि सब। भाई मोदी जी आ रहे हैं तो मुसलमानों को अपने साथ कर लो सबको। चुनाव नजदीक था, तो चुनाव से कुछ टाइम पहले ही, मेरे ख्याल में 2-4 महीने पहले ही हुआ था शायद, 2013 में। हाँ, लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले हुआ था, ये 13-14 की बात। उर्दू टाइम्स का मेल्टडाउन और क्या कहता है, उर्दू टाइम्स का मेल्टडाउन ये कहता है कि साहब की ये जो है वक्फ बोर्ड जो है वैसे भी सरकारों के ही अधिकार में रहते हैं, क्योंकि सरकार ही नॉमिनेट करती है उसमें लोगों को, लेकिन अब अमेंडमेंट कर देंगे ये, तो ये लीगली भी उनके पास चला जाएगा। ये अच्छा। है समस्या इनको। इसीलिए हमारे हजरत ओवैसी जो है वो इसका इतना विरोध कर रहे हैं। अब जरा हम बांग्लादेश वाले पे देख लेते हैं साहब। बांग्लादेश वाले में हाँ तो जी। बड़ा गजब हो रहा है। हमारे हम्म। सारे जो पूरा का पूरा जो पंचमक्कार जो तबका है, वो सबका सब ये कह रहा है कि साहब कि ये मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है बांग्लादेश में, और हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहे हैं। पंचमक्कार तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने उसका ट्वीट नहीं देखा, महबूबा मुफ्ती की बेटी का? उसने तो अच्छा। शेख हसीना का जो रेजिडेंस है, पीएमओ, वहाँ पीएम का जो रेजिडेंस था वहाँ का, उसके अंदर वो जो लोग घुस गए ना, तो उसकी तस्वीर उन्होंने उस पर शेयर की है। मैं तो स्क्रीनशॉट देखा, पता नहीं, मैंने कंफर्म किया नहीं कि इल्तिजा मुफ्ती ने किया है कि नहीं, लेकिन वेरीफाइड अकाउंट उसमें दिख रहा है। उन्होंने कहा कि एक दिन लोक कल्याण मार्ग पे भी ऐसा ही होगा, इस तरह की ट्वीट की है उन्होंने। तो हाँ, इसमें ये तो इनकी वेट ड्रीम है भाई, जी, कि लोक तो ये कल्याण तो मार्ग पे भी ऐसा ही इसमें वो करें कुछ। परम परम आनंद और परम सुख ले रहे हैं ये सब लोग इसमें। हाँ हाँ। हाँ, एक कि भाई समस्या है इसमें। मोदी जी की दोस्त थी शेख हसीना, और एक 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 कॉर्नर बचा हुआ था इंडिया का जहां पे थोड़ा सा शांति थी, वहां पे ये हालत हो गई है। तो इसे तो ये इस तरह से देख रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट वे में मोदी जी की डिफीट है, कि मोदी जी वहां वो शेख हसीना की हेल्प नहीं कर पाए कुछ भी, और वहां पे सेना का और उन सबका कब्जा हो गया। वो तो उस तरह से लेके चल रहे हैं इस चीज को। हमारे सारे वैसे के संजय सारे जी, लोग। इसमें एक बात बताइए, मुझे तो ज्यादा इन मामलों में जानकारी इतनी है नहीं, कोई मेजर गौरव आर्य टाइप का आदमी जो है वही इसमें स्पष्ट कर सकता था। क्या इसमें मतलब जैसे अब खबरें आ रही हैं कि साहब वहाँ हिंदुओं पे सब हो रहा है, वीडियोज आने लगे हैं अब तो। एक वो महिला का वीडियो आया है बड़ा दहला देने वाला, कि वो चिल्ला रही है उसके घर पे हमला किया जा रहा है बाहर से, और ये सब चीजें हो रही हैं। तो क्या भारत सरकार इसमें ऐसा कदम नहीं उठा सकती कि साहब हमें वहां अपने लोगों की रक्षा करने के लिए हम फोर्सेज भेज सकते हैं? नहीं, ऐसा तो आसान नहीं है ना। एक इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आप अपनी फोर्सेस तो तभी भेजेंगे जब आपके लोग वहाँ हो। अब भारत के लगभग, भारत ने सर, आज स्टेटमेंट पार्लियामेंट जारी। में बयान दिया है उन्होंने, 19,000 तो भारत के अभी लोग फंसे हुए हैं वहां पे, एस जयशंकर ने कहा। उनमें से 9,000 तो स्टूडेंट ही हैं। 9,000 स्टूडेंट हैं, लेकिन उनको कोई जी। खतरा होगा तब जाएंगे ना, अभी तक कोई खतरे की तो बात आई नहीं है नहीं विशेष। सर, एक बात बताइए ना, कि जब उनकी जान पे बन जाएगी वहां, उस समय भेजने से क्या फायदा? तो बहुत हालात तो बड़े तेजी से बिगड़ रहे हैं ना वहां। सरकार कोई किसी नाम की चीज है नहीं। इंटरिम गवर्नमेंट की बात कही थी, इंटरिम गवर्नमेंट का कोई हिसाब किताब है नहीं वहां पे। तो वहां तो बिल्कुल एकदम दंगा नाच हो रहा है। उसके ऊपर मुजीबुर रहमान की मूर्ति के ऊपर चढ़ के पेशाब कर दिया। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, तो उन लोगों की मानसिकता तो सोचिए ना।
और आपका वो जबरा पिल्ला जो है वो मंदिरों की फोटो ट्वीट कर रहा है कि साहब मुसलमान वहां पे उसकी रक्षा कर रहे हैं मंदिरों की। मैंने तो उसे कोट करके पूछा भी है, भाई किससे कर रहे रक्षा, ये तो बता दे, किससे कर रहे रक्षा? कि मुसलमान मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। भाई अगर वहां पे सब कुछ ठीक ठाक है तो रक्षा किससे करने के लिए बैठे हुए थे? छोड़ दो उन्हें, जाओ अपने घर, क्यों बैठे हुए वहां पे? तो मेरा मानना है संजय जी, कल को अगर आप 4 दिन के बाद अगर ये हालात हो जाएं और वहां पे आगजनी, आप तो जानते हैं कि वो दुर्गा पूजा पे अभी 2 साल पहले क्या घटनाएं हुई थी वहां पे, किस तरीके से बवाल मचा था। तो क्यों नहीं किया जा सकता? और कब तक हम इन सब चीजों में बंधे रहेंगे? आप याद कीजिए कि 80s 70s 90s में अमेरिका ने क्या क्या किया, कहां कहां पे घुसा अमेरिका, किसकी उसने परवाह करी? अब बताइए। मेरा तो मानना है कि इसमें थोड़ा दूसरी तरीके से भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। कल को ये स्थिति हो जाए कि वीडियोस आने लगे, हिंदुओं का कत्लेआम होने लगे और सारी चीजें होने लगी, उससे पहले कुछ अपना रवैया तो करना चाहिए। तो कम से कम कुछ इस तरह का बयान ही दे कि अगर हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटीज के साथ वहां पे कुछ होता है या हमारे किसी लोगों को टच किया जाता है तो फिर हम इस पे स्ट्रिक्ट, वो भी सैन्य वो भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट ही दे दे। बयान बयान तो आज दिया है ना। नहीं, वो उस तरह के बयान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, तो आप गलत कह डिप्लोमेटिक रहे हैं। उसमें है वो सब बयान। पार्लियामेंट में और ओपन में डिप्लोमेसी में इस तरह का बयान जो है, पार्लियामेंट डिप्लोमेसी में ग्रेडेशन होते हैं कि कौन सा बयान जो है वो सख्त बयान माना जाता है, कौन सा बयान जो है वो नहीं वो हल्का ठीक माना है, जाता है, पार्लियामेंट के सामान्य लिए माना ठीक है जाता है। बयान, नहीं नहीं पार्लियामेंट में देने के मेरी लिए बात सही सुनिए, है। मैं पार्लियामेंट नहीं, मैं इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा हूँ जो डिप्लोमेसी में माना जाता है। तो जो आज जो स्टेटमेंट दिया है वो डिप्लोमेसी के हिसाब से हार्ड स्टेटमेंट है। हाँ नहीं, हार्ड स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। और उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि भाई शेख हसीना के साथ जो हुआ गलत है, हम इस बुरे वक्त में उनके साथ है, आपको अल्टीमेटली उदाहरण उसका। देता हूँ, आपको मैं उदाहरण देता हूँ, सुनिए, क्योंकि हम तो इसमें रहे हैं ना, तो हम बताते हैं आपको कि भाई दी टॉक्स वर कॉर्डियल, हाँ दी टॉक्स वर कॉर्डियल। तो कॉर्डियल का मतलब होता है कि साहब के कोई खास दम नहीं, बस सो उस टाइप के हुए, कोई मतलब नहीं निकला इसका। इसका औपचारिक अर्थ टाइप ये के। होता है, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन जो आम आदमी क्या समझेगा कि भाई कॉर्डियल का मतलब तो होता है बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में हुए होंगे। नहीं, कॉर्डियल का मतलब होगा कि एटमॉस्फेयर वाज फ्रॉस्टी, मतलब कोल्ड एटमॉस्फेयर था। टॉक्स वर हाँ, ठंडा कॉर्डियल, था। टॉक टुक प्लेस इन अ वेरी वार्म एटमॉस्फेयर। हाँ, इसका मतलब हाँ भाई ठीक ठाक था, अच्छा। बढ़िया, दोनों तरफ से पॉजिटिव था। द टॉक्स वर फ्रैंक एंड फोर्थराइट, इसका मतलब हुआ कि गाली गलौज हुई। तो ये तो हम समझ जाते हैं ना तुरंत कि इसका क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब होता है। तो जब मैं कहते हैं एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज इन वेस्ट बंगाल, ये एक हार्ड स्टेटमेंट है अंडर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल। ये मैसेज दे दिया गया है, इसका मतलब ये सीधा सीधा मैसेज है बांग्लादेश आर्मी को संभाल के रखना भैया, हम हैं यहाँ, देख रहे हैं। हाँ इसलिए भी वो तो कहा इसलिए भी ही कह है रहा जी। हूँ, इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये भारत जो है वो हिंदुओं के पक्ष में इस तरह के स्टेटमेंट कभी कभी ही देता है। पाकिस्तान में इतना कत्लेआम होता रहता है, भारत का कभी आपने स्टेटमेंट सुना? नहीं देते वो। लेकिन यहाँ दिया है तो दिस इज टू बी अप्रिशिएटेड, ये मेरा कहने का अर्थ है। हाँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं और जो दे रहा है वो आपका जू जू बेयर, वो तो लगा हुआ है, पूरा इकोसिस्टम उसका तो डिफेंड और करने में क्यों, लगा हुआ है। राणा और आरफा भी दे रही है ना। आरफा ने कुछ कहा है? आरफा ने तो कल एक लाइव किया था अपना, बाकी कोई वीडियो वगैरह तो है नहीं उसका। इस बारे में किसी वो से तो कह रही है वो कि साहब कि ये जो सिद्धार्थ है ये वरदराजन के साथ ही बात कर रही थी उसमें। भारत भारत के जो ये हिंदू सांप्रदायिक तत्व हैं वो इसको बढ़ा चढ़ा के भारत का सांप्रदायिक टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब वो डरी हुई है कि रिएक्शन हाँ, होगा हिंदुओं का। डरे हुए तो हैं ये। यहाँ कोई नहीं बोल रहा है इसमें, इस मामले में। तो
हाँ, नहीं लिबरल्स तो काफ़ी खुशी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, साहब वो तो मैंने कहा ना आपको, वो सब तो वो यही सोच रहे हैं कि भाई इनडायरेक्ट वे में जो है आपने मोदी के लिए ये चीज असहज स्थिति है, और क्योंकि उधर लोग कह नेपाल रहे हैं कि डिस्टर्ब है ऑलरेडी, पाकिस्तान डिस्टर्ब है, चाइना का दुश्मन है आपका, और श्रीलंका में अभी हालत खराब थी, 2 साल पहले तक बड़ी बुरी खराब स्थिति रही, और अब बांग्लादेश। अब ये ज़रूर जानने के लिए मैं उत्सुक रहूँगा कि भाई भारत को कुछ पता था कि नहीं था कि इस तरह का कुछ होने वाला है? हाँ, इंटेलिजेंस क्या कहती है इसमें। वैसे 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 संजय जी मैं बताऊं आपको, पिछले 4-5 साल से मैं तो लगातार ये चीज देख रहा था, वहां एक बात की और है जो मजे की, आम एक जनता बात भी जो थी वो एंटी इंडियन वो बन चुका था उनका पूरा। आप देखिए पाकिस्तान का और इंडिया का मैच था बांग्लादेश में, जब धोनी कैप्टन था, मेरे ख्याल में 16 या 17 वाला एशिया कप था, 16 में हुआ था, पता नहीं 18 में धोनी कैप्टन था। उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, शायद सेमीफाइनल ही था, और उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे सब लोग, और फिर पाकिस्तान ने अगले मैच में बांग्लादेश को हरा दिया। मैं तो इन चीजों से भी तो जज करता हूं कि वहां सेंटिमेंट किस तरफ चल रहे हैं। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा कट्टर एंटी इंडियन इनका एटीट्यूड हो गया वहां, आप आम जनमानस का मैं देख रहा हूं, ये कैसे हो गया। नहीं, नहीं, वो तो देखिए रेडिकलाइजेशन तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से फैला हुआ था, जमात इस्लामी वगैरह का। वो मैंने कई आज भी 2-3 वीडियो जब से मैंने बनाया उनमें सब में मैं कहा है कि यदि आपका कंट्रोल मस्जिद के खुतबे पे नहीं है हाँ, आपने तो कहा सही। आप रेडिकलाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भारत के लिए भी तस्लीमा उतना ही सत्य है। तस्लीमा नसरीन ने भी ये कहा है कि शेख हसीना भी ने भी जो है इन इस्लामिक ताकतों को बढ़ने में वो करी है, छूट दी है, और अपने उसके शेख हसीना के अपने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, उसने कहा है तस्लीमा नसरीन ने। जी, तो आइए आज की बात को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष कुमार जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार।